नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। मुफ्ती मोहम्मद सईद के शपथ समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। 25 मंत्रियों को भी दिलाई जाएगी शपथ। 1 मार्च को ही न्यूनतम साझा कार्यक्रम का होगा ऐलान। किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव को तैयार हुई सरकार। विपक्ष से सहयोग की अपील। प्रधानमंत्री ने कहा, धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण में 8% से ज्यादा विकास दर का अनुमान। वित्त मंत्री का सुधारों पर जोर। कल आम बजट पर देखिए राज्यसभा टीवी की विशेष कवरेज। स्वाइन फ्लू से मौत का आंकड़ा 1000 के पार। सरकार ने माना, देश में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए लैब की कमी। सभी राज्यों में लैब बनाने का दिया भरोसा। पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, सीमा सुरक्षा के लिए भारत चौकस। 3 मार्च को पाकिस्तान जाएंगे विदेश सचिव। और ये देखते हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले भावी मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की। 1 मार्च को होने वाले इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। मुफ्ती मोहम्मद सईद का मंत्रिमंडल 25 सदस्यीय होगा, जिसमें 12 मंत्री बीजेपी से होंगे। बीजेपी को उप मुख्यमंत्री का पद भी मिलेगा। पीडीपी बीजेपी के समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीडीपी संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद का शुक्रवार सुबह 7 रेसकोर्स रोड में गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री आवास पर दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई। इसके बाद सईद ने 1 मार्च को शपथ ग्रहण की औपचारिक घोषणा की। मुद्दे भी मैं बताऊं, वो तो पहली तारीख को जब स्वेरिंग सेरेमनी होगी, जिसमें प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे, तो उसी वक्त हम जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है आप लोगों के सामने रखेंगे। पीडीपी संरक्षक ने विवादास्पद मुद्दों यानी अनुच्छेद 370 और आफ्सपा पर साफ शब्दों में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक 1 मार्च को शपथ ग्रहण के बाद न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी होगा, जिसमें सभी मसलों का जिक्र होगा। पहले पॉलिटिकल, फिर गवर्नेंस तब ही होगी जब पॉलिटिकल ठीक होगा माहौल, वरना तो हम गवर्नेंस क्या बात है, सोना बिछा दिए जम्मू कश्मीर में। उधर बीजेपी ने कहा कि नई सरकार में उसकी भी भागीदारी होगी, लेकिन विवादित मुद्दों पर बीजेपी के नेता भी खामोश हैं। नई सरकार गठन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारे पार्टी का भागीदारी भी होगी, पार्टिसिपेशन भी होगा और पूरा सहयोग हमारा सबको मिलेगा। आर्म फोर्सेस लॉ एक्ट पर क्या हो रहा माधव जी, वो बड़ा ये सारे विषय आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में देखेंगे। जो सिद्धांतिक विषय हैं, उन पर कहां पर एक मीटिंग ग्राउंड बनेगा, इसका समय निकलते निकलते इसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। इसके ऊपर भी अध्ययन करके कोई ना कोई एक मीटिंग ग्राउंड तय की जाएगी। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है, लेकिन विवादित मुद्दों को लेकर बीजेपी पर आरोप भी जड़े हैं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 महीने के बाद सरकार गठन के लिए पीडीपी और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। 2 महीने लगे हैं इनको ये करने में, तो जरा सा इंतजार करना चाहिए कुछ थोड़ी देर और, कि सीएमपी देखेंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बना है, उसी के मुताबिक बात करें। As far as taking so much of time, it was very disappointing. The power sharing arrangement as to what would PDP get, what would BJP get, is unfortunate. Is a cruel joke on the verdict of the people. मुफ्ती मोहम्मद सईद 9 साल बाद जम्मू कश्मीर के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले वो 2002 से 2005 के बीच राज्य के मुख्यमंत्री थे। राज्य में 23 दिसंबर को चुनाव नतीजे आए थे। 87 सदस्यीय प्रदेश विधानसभा में पीडीपी के सबसे ज्यादा 28 विधायक हैं, वहीं बीजेपी के 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 और कांग्रेस के 12 सदस्य हैं। 7 सीटें दूसरे दलों और निर्दलीय विधायकों के पास हैं। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। तो नई सरकार बनने जा रही है और इस पर और बातचीत करेंगे। किस तरीके से बड़े मुद्दों को लेकर दोनों की राय रही है और जो राजनीति है उस दिशा में ये सरकार आम जनता के लिहाज से कितनी फ्रूटफुल हो सकती है। अनिल आलम साहब हमारे साथ हैं, चीफ ऑफ ब्यूरो हैं ग्रेटर कश्मीर से। अनिल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये दोनों पार्टियां जो कि मैं कहूं कि अलग अलग ध्रुव, नॉर्थ और साउथ पोल की तरह माने जाते थे, और जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिहाज से
दोनों का मिलन एक सरकार के लिहाज से 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब मैं कहूं कि सरकार गठन की तमाम जो विवाद तो खत्म हुआ है, क्या कुछ मिलेगा वहां की जनता के लिहाज से? देखिए, अब गठबंधन हो गया, सरकार बनने वाली है, 1 तारीख को स्वेरिंग इन सेरेमनी हो जाएगी। आपने सही क्वेश्चन रेज किया है भाई, ये बिल्कुल प्रश्न आपका उचित है। कहानी अब शुरू होती है, सरकार बनेगी, सरकार बन गई, दोनों पार्टियों में समझौता हो गया, गिव एंड टेक हो गया, इवन कॉन्टेंशियस इश्यूज जो हैं उन पे भी लेन देन हो गया। लेकिन क्या अब मरहला वो शुरू होता है कि ये सरकार मुफ्ती साहब कश्मीर में के अवाम के सामने, बीजेपी जम्मू के अवाम के सामने, ये वो क्षेत्र है जहां पे इन्होंने अपनी तरह से बहुत ज्यादा सीट्स लिए हैं असेंबली के, क्या अब उस अवाम में जो अपना ब्लूप्रिंट ये लेके जा रहे हैं कितना उसको बेच पाते हैं, कितना कन्विंस कर पाते हैं? एक जो उनकी एक चाहत है जम्मू और कश्मीर के लोगों में, वो ये है कि सरकार होनी चाहिए। पहली अचीवमेंट तो हो गई, क्योंकि कोई भी इस हक में नहीं होगा कि गवर्नर्स रूल लग जाए, प्रेसिडेंट रूल लग जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बदकिस्मत की रही है, मिलिटेंसी की वजह से बड़ा लंबा एक दौर चला वहां पे प्रेसिडेंट रूल का। और अब इलेक्टेड 2 बड़ी पार्टियां मिलकर उन्होंने बना लिया है। मुझे लगता है पहला तो सेटिस्फेक्शन लोगों को आज हो गया होगा। लेकिन अगला हर्डल जो है, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का 2 महीने करीब वक्त हो चुका है और अभी भी जो विवादित मुद्दे हैं जिन पर दोनों पार्टियों का एक्सट्रीम रुख मैं कहूं एकदम, उनको लेकर अभी भी दोनों पार्टियां मौन है। वो कह रही है कि सीएम जब आएगा अनाउंसमेंट हम करेंगे। क्या ये माना जाए कि अभी उस दिशा में कहीं कोई अड़चन बाकी है? देखिए, कोई अड़चन नहीं है। अगर अड़चन होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और मुफ्ती सईद साहब की मुलाकात नहीं होती। और मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं कि मुझे किसी पीडीपी के बड़े सीनियर लीडर ने कहा भी, ये मीटिंग तो औपचारिक थी, मसला तो तय हो चुका था। सो आप ये कह लीजिए कि शायद मीडिया के लिए बाइट देने के लिए या फोटो ऑप क्रिएट करने के लिए ये मीटिंग हुई, लेकिन अहम थी मीटिंग, एक दूसरे को समझना। क्योंकि मुफ्ती साहब ने कहा भी सुबह हम पत्रकारों को हमसे बात करते हुए कि 2002 में मैं मोदी जी को पहली बार मिला था, या वो मुख्यमंत्री थे और मैं भी मुख्यमंत्री था, और एक मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई थी, और उसके बाद मैं अब मिल रहा हूं। तो ऐसी मीटिंग का एक बहुत औचित्य तो ये है कि एक दूसरे को थोड़े से वक्फे में ही, इतने मंझे हुए पॉलिटिकल लोग तो बॉडी लैंग्वेज समझ आते हैं, क्या भाषा यूज हो रही है, कितनी दोस्ती बन सकती है, उस नजरिए से ये बड़ी अहम थी मीटिंग। लेकिन ये कह देना कि अभी भी मसले अटके हुए हैं, मैं उस चीज को मानी होगा आप कह रहे हैं। लेकिन अनिल साहब, दोनों जो राजनीतिक दल हैं, आप जम्मू और एक को कश्मीर घाटी में, मैं कहूं कि पूरा बहुमत मिला। उन इलाकों में उन्होंने पूरी जमीन जो थी वो एक अपने कब्जे में की जी, और जिन मुद्दों के सहारे की थी, सवाल है कि उन मुद्दों से हटना पड़ेगा क्योंकि आपको सीएमपी माना होगा। कितनी मुश्किल होगी, और अगर उन इलाकों से किए वादों से आप पलटते हैं तो उस जनता के साथ क्या होगा? देखिए, मुफ्ती साहब एक बड़े सदे हुए सियासतदान है। अगर आपने उनकी स्टेटमेंट अभी देखी होगी, जो ओपनिंग रिमार्क्स आपने दिखाए उनके, उन्होंने एक सदा हुआ क्वेश्चन पत्रकारों का सुबह था, उसका जवाब दिया उन्होंने। क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग चला रहे हैं, मीडिया में हम लोग लिख भी रहे हैं कि सब डेवलपमेंटल ओरिएंटेड एजेंडा होगा, बाकी सब ठंडे बस्ते में है। उन्होंने उस चीज को दरकिनार किया, क्योंकि बिना पॉलिटिक्स के जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में जहां एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है, बिना पॉलिटिकल इश्यूज को एड्रेस किए हुए आप केवल गवर्नेंस और डेवलपमेंट लेके जाएं, तो मुफ्ती साहब ने वो समझते हैं इस बात को। उन्होंने सही कहा कि केवल डेवलपमेंटल एजेंडा लेके चलें, तो मेरा ये मानना कि दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। और सबसे अहम ये होगा, पॉलिटिकल एजेंडे की जो उन्होंने बात की, वो वही है जो मैंने शुरू में कहा कि दोनों को अपनी अपनी जगह पे जाके लोगों को, अब अपने लोगों को अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को पहले बताना होगा कि साहब ये आफ्टर ऑल ये क्यों हुआ। अगर बीजेपी को जम्मू में बताना होगा कि आर्टिकल 370, जिसका कि वो पिछले 60 साल से वहां नारा लगाते आ रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र करते आ रहे हैं, तो क्यों हुआ, क्या फायदा नुकसान होगा। सिमिलरली पीडीपी को भी ये करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि इससे आगे भी इनको एक स्टेप और लेना चाहिए, और तवक्को करनी चाहिए कि स्टेट के हित में और राष्ट्र के हित में वो करेंगे भी, कि केवल बीजेपी अपने आप को सीमित ना करे कि जम्मू के लोगों को कन्विंस करना है। मुझे लगता है कि ये मौका भी है उनके लिए कि कश्मीर में भी जाएं, लद्दाख में भी जाएं और कहें कि क्यों किया हमने। सिमिलरली पीडीपी, उनका बहुमत कश्मीर वैली में है, उनको भी निकलना चाहिए, जम्मू और लद्दाख में जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि क्यों ये किया। मुझे लगता है कि उससे एक समन्वय बनेगा इन दोनों पार्टीज में भी, और जम्मू और कश्मीर जिनके बीच एक बहुत बड़ी दरार है इस वक्त, उसको पाटने में मदद मिलेगी। लेकिन कहीं राजनीतिक टकराव की नौबत भी नहीं आएगी, क्योंकि वो दोनों की अपनी अपनी जमीन है। मैं इसी बात पे आगे आ रहा था, आपने बड़ा वाजिब प्रश्न पूछा। ये
मेरा ये मानना है कि वो लोग जाके कम्युनिकेट करें लोगों के साथ, लेकिन इस मंशा से कम्युनिकेट ना करें कि कहीं दिखे कि बीजेपी अपने पंख फैलाना चाहती है कश्मीर वैली में, पीडीपी अपने पंख फैलाना चाहती है जम्मू में, या दोनों पंख फैलाना चाहते हैं। ये नेचुरल कोर्स में होने देना चाहिए उनको। अभी शुरुआत में केवल और केवल कम्युनिकेट करना चाहिए, केवल और केवल बहस करनी चाहिए, डिबेट करना चाहिए, आखिर क्यों। तो हो सकता है लोग कन्विंस हो जाएं, हो सकता है उसके बाद आपको अगला फेज मरहला जो है आपको ये वक्त मिल जाए कि अब आप अपनी पार्टी की बात करें कि साहब हम क्या कर सकते हैं अच्छा और भी इससे। तो वो स्टेज तब आएगी जब ये सरकार कुछ थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एजेंडा के साथ साथ गवर्नेंस के एजेंडे पे भी कुछ थोड़ी पेशो कदम करके कुछ करके दिखाए। चलिए अनिल साहब, इंतजार होगा 1 तारीख का शपथ ग्रहण, उसी दिन शायद सीएमपी का जो ऐलान होगा। क्या बड़े मुद्दे हैं जिन पर दोनों पार्टियां एक राय करके एजेंडे को सामने रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। और छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली कल आम बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि बजट में आम आदमी को राहत देने के कई उपाय हो सकते हैं। वहीं आयकर दाताओं को राहत देने के लिए टैक्स के स्लैब को बढ़ाया जा सकता है या फिर बचत पत्रों में निवेश की सीमा में इजाफा हो सकता है। वित्त मंत्री का मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर भी जोर होगा। निवेश को आकर्षित करने के लिए भी बजट में कई घोषणाएं हो सकती हैं। और कल सुबह 8 बजे से हम आपको दिखाएंगे विशेष कवरेज बजट पर। दुनिया की सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत जल्द ही शामिल हो सकता है। आज पेश हुए आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों में भारत की अर्थव्यवस्था 8% विकास दर हासिल करने की ओर बढ़ती हुई दिख रही, जो भविष्य में बढ़कर 10% तक पहुंच सकती है। समीक्षा के मुताबिक भारत में बड़े आर्थिक सुधारों के लिए पूरी गुंजाइश है। आम बजट से एक दिन पहले शुक्रवार को संसद में वित्त वर्ष 2014-15 की आर्थिक समीक्षा पेश की गई। इसमें आने वाले बजट की दिशा और देश के आर्थिक प्रदर्शन का खाका भी पेश किया गया है। समीक्षा के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 में विकास दर 8.1 से लेकर 8.5% रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 7.4% रहने का अनुमान है। वहीं 2013-14 में विकास दर 6.9% थी। समीक्षा के मुताबिक आर्थिक सुधारों के बल पर अगले कुछ सालों में दहाई अंक की विकास दर हासिल की जा सकती है। समीक्षा में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में सरकार राजकोषीय घाटे को किसी भी कीमत पर जीडीपी के 4.1% पर रखेगी। अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे में जीडीपी के 1% की कमी आ सकती है। खुदरा महंगाई दर 5 से लेकर 5% रहने का अनुमान है। गवर्नमेंट ने क्लियरली पॉजिटिव मूव किया हुआ है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर, बिकॉज अभी पार्लियामेंट्स में रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट पॉजिटिव मूव है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर। समीक्षा के मुताबिक विकास दर में छलांग कई वजहों से आई है। इनमें आर्थिक सुधारों का असर, कच्चे तेल की कीमत, कम महंगाई से ढीली मौद्रिक नीति और सामान्य मॉनसून है। समीक्षा में कर वसूली का अनुमान वास्तविकता से परे है। इसके लिए सरकार को राजस्व बढ़ाने के उपायों पर विचार करना होगा। हालांकि उद्योग जगत कर राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। जो हमारा करेक्शन चाहिए उसके अंदर में, वो कल एक अवसर होगा कि जिससे कि ऐसा एक लेवल प्लेइंग फील्ड किया जाए कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको उसमें तरक्की रहेगी, नए जॉब क्रिएट होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, इन्फ्लेशन डाउन आएगा। हालांकि विपक्षी दल समीक्षा में पेश अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर से सहमत नहीं है। If you go by the old criteria, then the growth will be around 6. झूठ से भी और बड़े झूठ से भी झूठी परिस्थिति को सृष्टि करने वाला स्टैटिस्टिक्स है। अब किस तरीके से आप इस आंकड़ों को इस्तेमाल करते हैं। समीक्षा कहती है कि भारत में वर्तमान कारोबारी माहौल दूसरे देशों से अच्छा है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब आर्थिक मंदी, महंगाई, राजकोषीय घाटे की ऊंची दर,
कम घरेलू मांग जैसे कारकों से बाहर निकल गई है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आर्थिक समीक्षा में खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है और खेती में निवेश बढ़ाने की जरूरत बताई गई। समीक्षा में खाद्य सब्सिडी के बढ़ते बोझ पर चिंता जाहिर की गई है और किसानों की फसल की वाजिब कीमत के लिए राष्ट्रीय साझा कृषि बाजार को विकसित करने की जरूरत बताई गई। संसद में पेश 2014-15 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि खाद्य सब्सिडी से राजकोष पर भारी दबाव पड़ रहा है। चालू वित्त वर्ष में जनवरी तक खाद्य सब्सिडी के मद में 1,07,823 करोड़ रुपए से अधिक जारी हुए, जो 2013-14 की तुलना में 20.15% ज्यादा है। समीक्षा में कृषि और खाद्य क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान जैसे मद में ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। साथ ही सिंचाई, खाद्य, मृदा के अलावा गोदामों और कोल्ड स्टोरेज में भारी निवेश की सिफारिश की गई है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि मौजूदा मंडी व्यवस्था से किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल रहा है और ये कृषि विकास में सबसे घातक है। समीक्षा में राष्ट्रीय साझा कृषि बाजारों की स्थापना की जरूरत बताई गई है। आर्थिक समीक्षा में बीते साल मानसून की कमी से चावल, मोटे अनाज और दालों के उत्पादन में कमी पर भी चिंता जाहिर की गई है। आपका एग्रीकल्चरल ग्रोथ घटा है। पहली बार आजादी के बाद जितना जमीन आपके अंदर खेती होती थी वो खेती का जमीन घटा है। अब ग्रोथ कहां से हो रही है भाई? आर्थिक समीक्षा में शांता कुमार समिति की सिफारिशों को उपयोगी बताया गया है। हाल में सौंपी गई इस उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पुनर्गठन की बात कही गई थी। आर्थिक समीक्षा में एपीएमसी कानून में सुधार के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने की सिफारिश की गई है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। संसद में आर्थिक समीक्षा पेश होने के बाद सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने इसके अहम बिंदुओं की जानकारी दी। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने देश के आर्थिक हालात पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सब्सिडी को जरूरतमंदों तक सीधे पहुंचाना है। इसके लिए जनधन योजना, आधार संख्या और मोबाइल का उपयोग किया जाएगा। Absolutely support the poor, which is absolutely true, but we should try our best to make sure that these subsidies are effective, well targeted, etc. So one of the amazing things for us was, just listing all the subsidies that India is providing was a kind of an eye opener. Railways, LPG, kerosene, fertilizer, rice, wheat, electricity, water, sugar, they're all kind of subsidized. उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य सड़क के साथ रेलवे को भी प्राथमिकता देना होगा। The railways could be for this government what roads were for the first NDA government, and we've done some work on the railway sector, which really is quite striking. What we find is, underinvestment, congestion, weak service, etc., etc. अर्थव्यवस्था को मापने के लिए भारत ने आधार वर्ष में बदलाव किया है। इसी तरह आर्थिक समीक्षा में भी 2004-5 की जगह 2011-12 को आधार वर्ष बनाया गया है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन अधिग्रहण कानून में संशोधनों के मामले पर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा के जवाब के दौरान उन्होंने कहा कि किसानों के हित में सरकार संशोधित बिल में बदलाव के लिए भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिकता के खिलाफ कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि किसी से भी धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौर में लाए गए जमीन अधिग्रहण कानून में खामियों के बावजूद बीजेपी ने उसे देश हित में पारित कराने में सहयोग दिया था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यों की सिफारिश के बाद इस कानून में जरूरी बदलाव किए गए थे, लेकिन किसानों के हित के लिए सरकार इसमें और बदलाव के लिए भी तैयार है। हाँ, किसान के खिलाफ एक भी चीज हो हम ठीक करने के लिए तैयार हो सकता है। हमें भी समय करते समय हमारी भी कुछ कमी रही है, लेकिन हमारा काम है कमियां दूर करना। भाई हमारा काम ये थोड़ा है। हाँ, इसका राजनीतिक फायदा आप लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके लिए जुलूस की लिए रैली कीजिएगा, लेकिन देश के लिए निर्णय भी कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कांग्रेस पार्टी की विफलता का स्मारक करार दिया। केंद्रीय योजनाओं के नाम बदले जाने के आरोपों को नकारते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान समस्याओं के समाधान पर है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना और काले धन की वापसी पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने ये भी कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ सरकार का रुख बेहद सख्त है। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट।
मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोयला ब्लॉकों के सफल आवंटन से सीएजी का अनुमान सच साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता और अधिकार दिए हैं और वित्त आयोग की हालिया रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक होती है। धन्यवाद प्रस्ताव पर टीएमसी के सांसद सौगत राय ने धर्मनिरपेक्षता को लेकर संशोधन रखा, लेकिन मत विभाजन में ये नामंजूर हो गया। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव बिना संशोधन के लोकसभा से पारित हो गया। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। देश में स्वाइन फ्लू से 1000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18,000 से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। सरकार ने भी माना है कि इस रोग की जांच के लिए लैब की कमी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा में सभी राज्यों में जल्द ही एक लैब बनाने का भरोसा दिया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात कही। H1N1 वायरस से पीड़ित मरीजों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि इसकी जांच के लिए लैब कम है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस पर चिंता जताते हुए सभी राज्यों में लैब बनाने की बात कही। 21 लेबोरेटरीज हैं जो इसको कवर कर रही हैं और वो कम है। वैसे इस दृष्टि से हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बहुत सीरियसली इस विषय को सोच रही है और आने वाले समय में फाइनेंशियल प्रोविजंस हैव बीन डन एंड प्रैक्टिकली एवरी स्टेट विल हैव अ लेबोरेटरी लाइक दिस। ये जरूर मैं कहना चाहूँगा। सरकार ने इस बात को खारिज किया है कि स्वाइन फ्लू की दवाइयां या N95 मास्क की कोई कमी है। बीजेपी सांसद चिंतामन नवाशा बांगा ने स्वाइन फ्लू की दवाइयों और मास्क की कमी का मुद्दा उठाया था। स्टेट गवर्नमेंट कहीं चेकिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए कहीं लेबोरेटरीज है, लेकिन बहुत एक कम है। सरकार ने स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा पीड़ित राज्य राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में केंद्रीय विशेषज्ञों और डॉक्टरों की टीम भी तैनात की है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार ने 70 पॉइंट एजेंडे को लागू करने के लिए दिल्ली डायलॉग कमीशन का गठन किया है और उसके तहत दिल्ली सरकार जनता के साथ अलग अलग विभाग के विशेषज्ञों से जानकारी लेकर हर पॉइंट का एक्शन प्लान बनाएगी। 9 सदस्यीय कमीशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। दिल्ली डायलॉग की रूपरेखा तैयार करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली में एक दिल्ली डायलॉग कमीशन बनाया जाएगा। दिल्ली डायलॉग कमीशन दिल्ली में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए काम करेगा। गवर्नेंस में कहां-कहां गैप्स हैं, कहां-कहां लूपहोल्स हैं, उसको ठीक करने का, उसको दुरुस्त करने का काम करेगा। दिल्ली और केंद्र सरकार के अस्पतालों के डॉक्टर आज हड़ताल पर रहे। फेडरेशन ऑफ रीजनल डॉक्टर एसोसिएशन की अगुवाई में सफदरजंग, गुरु तेग बहादुर, राम मनोहर लोहिया समेत राजधानी के कई अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल में शामिल हुए। इनकी मांग है कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हाल ही में जीटीबी अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ मरीज के साथ आए कुछ लोगों ने बदसलूकी की थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने यह कदम उठाया। कल एक कदम न उठाए जाने पर डॉक्टरों ने सोमवार से बेमियादी हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। अश्योरेंस से ज्यादा वो लोग टाइम बाउंड एक प्लान चाहते हैं कि भाई चलो आज नहीं, ये बोले कि 3 महीने में हाई रिस्क एरियाज में आपको सिक्योरिटी मिलेगी। भारत को शंघाई सहयोग संगठन की स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए रूस पूरी कोशिश कर रहा है। भारत दौरे पर आए रूसी संसद ड्यूमा के चेयरमैन सरगई निरिक्षन ने आज दिल्ली में बात कही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में इस बारे में फैसला ले लिया जाएगा। रूसी संसद के चेयरमैन ने ब्रिक्स देशों के सांसदों का एक नियमित मंच बनाने का भी सुझाव दिया। 2001 में शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी और भारत फिलहाल इसका पर्यवेक्षक देश का दर्जा उसे हासिल है और स्थायी सदस्यता के लिए इसमें पिछले साल आवेदन किया गया था। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अज्ञात लोगों के जरिए व्हाट्सएप पर यौन हिंसा का वीडियो अपलोड करने के मामले में आज सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय, सूचना तकनीक मंत्रालय और सीबीआई निदेशक समेत उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दिल्ली की सरकारों को नोटिस भी जारी किया है। बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की 8 फरवरी को हुई बैठक की अध्यक्षता के लिए एन श्रीनिवासन ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी है।
श्रीनिवासन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो 2 मार्च को बोर्ड के एजीएम की अध्यक्षता नहीं करेंगे। मिजोरम विधानसभा का बजट सत्र 17 मार्च को राज्यपाल अजीज कुरैशी के अभिभाषण से शुरू होगा और 25 मार्च तक चलेगा। साल 2015-16 का बजट 19 मार्च को मिजोरम के वित्त मंत्री लल सवता पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और इसके आसपास के इलाकों में आज तड़के 3:29 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। श्रीलंकाई नौसेना ने बीती रात 86 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और 10 नावों को भी कब्जे में कर लिया। श्रीलंकाई नौसेना के मुताबिक गिरफ्तारी के समय भारतीय मछुआरे श्रीलंका के तट के नजदीक मुल्लईतीवु इलाके में मछली पकड़ रहे थे। आम बजट से पहले शेयर बाजार जश्न के मूड में दिखा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 473 अंक की उछाल के साथ 29,220 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 161 अंकों की उछाल के साथ 8,845 पर बंद हुआ। क्रिकेट विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 257 रनों से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने कप्तान एबी डिविलियर्स की धुआंधार शतकीय पारी की बदौलत पहले बल्लेबाजी करते हुए 408 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।